नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। आज हम जो है इकाई 6 का जो आगे का हमारा उपन्यास है भाग 3 वो करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा उपन्यास है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाणभट्ट की आत्मकथा। ये हमारा एक उपन्यास है। वैसे ये आत्मकथा हम लिखी हुई है इसमें कि बाणभट्ट की आत्मकथा है, परंतु ये जो है उपन्यास के रूप में उन्होंने उसकी आत्मकथा को लिखा है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उनका ये जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसमें जो है पात्र जो है काफ़ी सारे हैं। इसमें ऐतिहासिक पात्र भी हैं, काल्पनिक पात्र भी हैं। और इस पुस्तक का जो प्रथम प्रकाशन वर्ष है वो 1946 ईस्वी में है, जिसको राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। और इसका जो नवीन प्रकाशन है वो 1 सितंबर 2010 को किया गया था। हम कह सकते हैं कि यह उपन्यास जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विपुल रचना सामर्थ्य का रहस्य जो है उनके विशद हमें शास्त्रीय ज्ञान में ही नहीं मिलता, बल्कि वो कहते हैं कि उस पारदर्शी जीवन दृष्टि में निहित है हमारा पूरा ज्ञान, जो युग का नहीं बल्कि युग युग का सत्य देखती है। ये सब बातें जो है हम इस उपन्यास में देखने को मिलेंगी। और आगे देखते हैं इस उपन्यास के बारे में। यह आत्मकथा के रूप में लिखा गया जो है हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। ये आत्मकथा के रूप में ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है, परंतु उपन्यास है और पहला ही ऐतिहासिक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसमें ऐतिहासिक पात्रों के साथ जो है काल्पनिक पात्र भी हैं। इसमें ऐतिहासिक पात्र जो है जो हमारे हर्ष के टाइम से जो है संबंधित हैं, और उसमें ही कुछ काल्पनिक पात्र भी इसमें डाले गए हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो हैं 4 उपन्यास जो हैं इसी श्रेणी के हैं, ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी के। पहला तो बाणभट्ट की आत्मकथा है ही, दूसरा है चारुचंद्र लेख, और तीसरा है पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। तो इस तरीके से आप 4 इनके उपन्यासों के नाम भी याद कर सकते हैं जो कि इसी श्रेणी के कहे जाते हैं। फिर बाणभट्ट के आश्रयदाता जो रहे हैं श्री हर्षवर्धन, उनका समय जो है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। और बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो ये ऐतिहासिक बातें हैं जो सत्य बातें हैं और इस उपन्यास में डाली गई हैं। ऐतिहासिक पात्र जो हैं इसमें कौन कौन से हैं? हर्ष हैं, हर्षवर्धन जो है हर्ष कुमार कृष्णवर्धन है, इसमें राजश्री हैं, देवपुत्र मिलिंद बाणभट्ट हैं। तो ये सारे ऐतिहासिक पात्र हैं इस उपन्यास के अंदर। और फिर इसमें कुछ काल्पनिक पात्र भी हैं, जैसे कि निपुणिका, महामाया भट्टनी, अघोर भैरव और सुचरिता। तो ये जो है काल्पनिक पात्र हैं जो कल्पना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इस उपन्यास में डाले गए हैं। काल्पनिक पात्र भी इस प्रकार से डाले गए हैं इस उपन्यास में जो कि ऐतिहासिक पात्रों के हमें तुल्य लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि इनकी कल्पना की गई, ऐसा लगता है ये उसी इतिहास में समाहित है जिसकी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे हैं। फिर उपन्यास का जो कथानक है उसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, बाकी जो है भूमि वो काल्पनिक है, तभी तो इसमें काल्पनिक पात्र भी डाले गए हैं। और इस कथा का जो आधार है वो हर्षचरित ग्रंथ है। तो किसी भी उपन्यास का अगर कोई आधार होता है, जरूरी नहीं है सभी उपन्यास का कोई आधार हो, लेकिन इसमें कथा दी गई है जो कथानक है उसका आधार हर्षचरित्र ग्रंथ है। तो ये प्रश्न बनता है यहाँ पर कि पूछ सकते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा का जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा है? तो हर्षचरित्र ग्रंथ जो है इसका आधार ग्रंथ है। फिर द्विवेदी जी ने जो है बाणभट्ट के चरित्र पर लगे लांछन को दूर करने के लिए और नारी सम्मान की रक्षा हेतु इस उपन्यास की रचना की है। तो हर उपन्यास का एक जो है लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो एक तो बाणभट्ट के चरित्र पर लांछन लगा था उसको दूर करना था, साथ ही नारी सम्मान की रक्षा के लिए भी उन्होंने इस उपन्यास की रचना की है। फिर बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसका मूल केंद्र क्या है? मूल केंद्र की बात बहुत जरूरी होती है। नारी सम्मान की रक्षा जो है इस उपन्यास का मूल केंद्र है, मूल उद्देश्य कह सकते हैं, मूल लक्ष्य कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इस उपन्यास के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं या क्या बदलाव देखना चाहते हैं समाज में। तो नारी सम्मान की रक्षा ही है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है इसका मूल केंद्र। फिर उस समय नारी की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय थी और उसे भोग्या समझा जाता था। उस समय सम्राट जो है तुवर मिलिंद की पुत्री जो है भट्टिनी नाम से, उनका अपहरण कर उसे बेच दिया जाता है। फिर जो है निपुणिका और कृष्णवर्धन के साथ मिलकर बाणभट्ट जो है उस भट्टनी को बचाते हैं। तो यहाँ पे नारी सम्मान की बात तो यहीं से प्रारंभ हो जाती है कि बाणभट्ट जो है वो भट्टनी को बचाते हैं। फिर बाणभट्ट के माध्यम से द्विवेदी जी कह रहे हैं, क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? और ये बहुमूल्य वस्तु कौन सी है? ये नारी है, ये औरत स्त्री है, जिसकी बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे हैं। तो एक जो डायलॉग है या एक जो कथन है जो बोला गया है, किसके द्वारा बोला गया है? बाणभट्ट बोल रहा है, उसको द्विवेदी जी ही बोल रहे हैं, लेकिन बाणभट्ट के माध्यम से बोल रहे हैं। तो अगर कथन पूछा जाता है कि इसमें किस पात्र के द्वारा ये कथन बोला गया है, क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी, तो किसने बोली है? बाणभट्ट ने बोली है।
आगे देखते हैं। अब इसमें अन्य पात्र जो है, महामाया है एक पात्र। महामाया जो है वो स्त्री को प्रकृति मानती है। वो कहती है कि जिसकी सार्थकता पुरुष को बांधने में है, पुरुष पूर्ण तभी है जब वह नारी को प्राप्त हो। मतलब नारी का जो परम उद्देश्य है या परम लक्ष्य जो है, उसने ये कहा है कि वह पुरुष को बांधती है, पुरुष उसके बंधन में बंधा रहता है, और पुरुष भी पूर्ण तभी हो पाता है जब वह नारी को प्राप्त करता है। तो महामाया की जो सोच है स्त्री के बारे में वो ऐसी है। महामाया कहती है कि नारी में स्वयं को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की क्षमता है, कि नारी जो है हर प्रकार से अपनी ओर से जो है कर्म करती है, और उसका कर्म क्या होता है, उसको वो हर तरह से अपने आप को खपा देती है और हर तरह से अपने आप को लगा देती है। वो स्वयं को नष्ट करके दूसरों को सुख देती है। और असल में होता भी यही है कि नारी जो है बचपन से ही पैदा होती है, जब अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, माँ बाप के लिए बहुत कुछ करती है, तो वो स्वयं को नष्ट करके दूसरों को सुख देती है। ऐसा महामाया कहती है इस उपन्यास के माध्यम से। इस उपन्यास में कई जगह जो है नारी को महिमा मंडित किया गया। तो आप देख रहे हैं इसमें, इस उपन्यास में बार बार जो है कदम कदम पर नारी की बात करी जा रही है, नारी के सम्मान की बात की जा रही है। फिर बाणभट्ट जो है भट्टिनी को निर्दोष मानता है, क्योंकि उसका तो इसमें कोई दोष ही नहीं है कि भट्टिनी को वो उठा ले गया था, तो वो बाणभट्ट से बचाना चाहता है, तो वो भट्टिनी को निर्दोष ही मानता है कि उसमें उसका क्या दोष है। बाणभट्ट कहता है कि सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी, अब ये सिंह किशोरी कौन है, ये भट्टिनी है, कलुषित नहीं होती, और चरित्रहीनों के बीच वास करने में सरस्वती कलंकित नहीं होती। ये कथन किसका है, बाणभट्ट का कथन है। जो सियार बोला है उनको बोला है जिन्होंने भट्टिनी को उठाया, और सिंह किशोरी कौन है इसमें, वो भट्टिनी है। वो कलुषित नहीं होती यानी कलंकित नहीं होती, और चरित्रहीन कौन है, जो उसे उठाकर ले गए हैं, उसके बीच अगर वो रह भी रही है तो वो सरस्वती है, यानी कि कौन, भट्टिनी, कलंकित नहीं होती। जिस प्रकार से सीता मैया भी जो है श्री रामचंद्र जी के पास जब वापिस आई है तो उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि जो है भट्टिनी को उठाकर ले गए हैं तो उसमें उसका तनिक भी दोष नहीं है, ना तो वो कलुषित होएगी ना वो कलंकित होएगी। ऐसा जो है बाणभट्ट कहते हैं, यानी कि बाणभट्ट के जो विचार है नारी के बारे में वो बहुत ही ऊंचे विचार हैं। द्विवेदी जी ने भी इस उपन्यास में जो है प्रेम व नारी दोनों को ही विशेष महत्व दिया है। नारी की बात तो करते ही आ रहे हैं द्विवेदी जी इस उपन्यास के माध्यम से, परंतु प्रेम की बात भी की गई है, इसको भी उन्होंने विशेष महत्व दिया है। फिर निपुणिका व भट्टिनी का प्रेम जो है वो संयत है, अनुशासित है, उदात्त है, उसमें वासना की गंध जो है लेश मात्र भी नहीं है। भट्टिनी की बात तो अभी हमने की, अब निपुणिका भी एक स्त्री है, इसमें स्त्री पात्र है। तो दोनों का ही प्रेम जो है संयत है, यानी कि संयम में है, अनुशासन में है, उदात्त है, यानी कि सिर्फ अपने को जो है आप कह सकते हैं सिर्फ त्याग करने की बात है, उसमें कोई भी अपने फायदे की कोई बात नहीं है, यानी कि कोई भी उसमें वासना की गंध नहीं है जरा भी, यानी कि बड़ा ही पवित्र प्रेम है दोनों का। इस उपन्यास में जो है द्विवेदी जी शिक्षा देते हैं कि सुधारों का कार्य जो है व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए, देश को सर्वोपरि मानना चाहिए, नारी का सम्मान व उदात्त प्रेम की भावना जो है रखनी चाहिए। तो अपने जो कर्म है हमारे, वही जो है हमारे जो है देश के लिए हितकर होने चाहिए, देश को ही सबसे ऊपर हमें मानना चाहिए, नारी का सम्मान भी करना चाहिए, और हमें ऐसे प्रेम की भावना रखनी चाहिए जिसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ ना हो। उस समय जो है समाज 4 भागों में विभक्त था, इसमें उपन्यास की ही बात है ये। जो 4, जिसमें से हमें पता ही है, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, शूद्र होते हैं, इस प्रकार से 4 जो भाग हमारे 4 वर्ण होते हैं उसमें बटा हुआ था समाज। तो बाणभट्ट स्वयं जो थे वो ब्राह्मण थे। वो कहते हैं और ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, वह ना भिखारी होता है ना महासंधि विग्रहक, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। तो ब्राह्मण भी खुद ही हैं वो बाणभट्ट, और वो ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुम ब्राह्मण पर क्रोध करते हो तो तुम्हारा व्यर्थ है, वह कोई भिखारी भी नहीं होता और कोई महासंधि करने वाला भी नहीं होता, वह तो धर्म की स्थापना करने वाला होता है। तो इससे पता चलता है कि बाणभट्ट को एक ब्राह्मण होने के नाते अपना कर्तव्य बोध था कि ब्राह्मण का कर्तव्य असल में होता क्या है और ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। फिर दूसरा वर्ग जो होता है वो क्षत्रिय वर्ग था। इस वर्ग में राजा आदि शक्तिशाली व्यक्ति आते थे। इनमें शक्ति का मद था। कुमार व बाणभट्ट का वार्तालाप तथा हर्षवर्धन व बाणभट्ट के जो संभाषण है उसमें यह बात पुष्ट हो जाती है। तो ये हमें बीच बीच के पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ जो इस उपन्यास में आते हैं। क्षत्रिय वर्ग की बात है, जो राजा और जो भी शक्तिशाली लोग होते थे वो सारे ही जो अपने युद्ध करना जानते थे, जो देश की रक्षा करना जानते थे, वो सारे ही क्षत्रिय वर्ग में आते हैं। और उनको थोड़ा सा मद भी होता था, शक्ति का घमंड भी होता था। और कुमार व बाणभट्ट का जो वार्तालाप है आपस में और हर्षवर्धन और बाणभट्ट के जो भाषण है आपस में, वो बात से हमें पुष्ट हो जाती है। उन्होंने कुछ इस प्रकार से जो आपस में कथन भी बोले हैं एक दूसरे को।
फिर सुचरिता व निपुणिका जो रहन सहन है वो कुलीन परिवार का सा था। भट्टिनी भी कुलीन परिवार की है, यानी कि अच्छे कुल की है, और परंतु परिस्थिति के कारण उसे सादगी से जीवन गुजारना पड़ा था। तो ये सुचरिता व निपुणिका और भट्टिनी की बात यहाँ पर हो रही है। उसके बाद द्विवेदी जी ने जो है तत्कालीन वातावरण प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। इसमें शब्दों का प्रयोग किया है संबोधन के लिए हला, निपुणिके, इस प्रकार से बहुत ही कठिन शब्दों का इसमें प्रयोग है, क्योंकि संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है तो बहुत सारे तत्सम शब्दों का भी इसमें प्रयोग है, और जो कहते हैं ना हम डायरेक्ट संस्कृत शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो अगर एक आम जो है पठन करता है इसका उपन्यास कोई भी व्यक्ति, तो उसको एकदम से कोई जो वाक्य पढ़ते हैं जिसमें संस्कृत वाक्य के शब्दों का प्रयोग हो रखा हो तो उसे जल्दी से वो जो चीज़ है वो समझ नहीं आती है। फिर इस उपन्यास के जो हर वर्ग के चरित्र से उस समय के व्यक्तियों के रहन सहन, वेशभूषा आदि का पता चलता है, यानी कि इसमें कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं जिससे हमें तो उस समय के व्यक्तियों के रहन सहन के बारे में, वेशभूषा के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि बाण भट्ट के वेशभूषा की जो है पूरा उन्होंने उसको जो है बता रखा है किस प्रकार से उसकी वेशभूषा है। बाण भट्ट की वेशभूषा से उस समय के ब्राह्मण वर्ग की वेशभूषा का पता चलता है। उस दिन मैंने डट के स्नान किया, शुक्ल अंगराज धारण किया, शुक्ल पुष्पों की माला धारण की, आगुल्फ शुक्ल जो है धीत उत्तरीय धारण किया। तो इस प्रकार से जो है बाण भट्ट अपने जो है वेशभूषा के बारे में जो है पूरा जो है बता रहा है किस प्रकार से मैंने वेशभूषा धारण की है और ब्राह्मण वर्ग की वेशभूषा धारण की है। तो ये बाण भट्ट का ही इसमें कथन है। फिर इसके भाषा शिल्प जो है इसमें विशेषणों की बहुत प्रचुरता है, विशेषणों का इसमें जो है प्रयोग किया गया है। फिर लाक्षणिक शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें फिर जो है घटनाओं का हमें जो है बिगड़ा क्रम मिलता है, और जो है इस उपन्यास की जो भाषा है वो बहुत जो है कह सकते हैं हम क्लिष्ट भाषा है, संस्कृत निष्ठ भाषा है। तो घटनाएं जो है कोई आगे पीछे घटनाएं भी जो है इसमें बता रखी हैं, जो घटना जिस क्रम में बतानी चाहिए वैसे नहीं बता रखी। तो डायरी शैली में भी ये आत्मकथा लिखी हुई है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसी कारण जो है घटनाओं का क्रम भी जो है वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मकथा में जो है कई बार क्रम जो है बिगड़ जाता है, आगे की बात पहले और पहले की बात जो है बाद में हो जाती है। तो घटनाओं का बिगड़ा क्रम जो है वो इसलिए है क्योंकि डायरी शैली में आत्मकथा लिखी हुई है इसमें उपन्यास में। फिर इसकी भाषा जो है चित्रात्मक भाषा है, और जो है लंबे लंबे पदबंधों का प्रयोग किया गया, जैसे कि इसमें कुछ है यथा विषम समर विजयी बाल ही एक प्रकार का पदबंध है। विमर्दन प्रयुक्त बादल देवपुत्र तुमर मिलिंद की कन्या, तो विमर्दन प्रयुक्त बादल देवपुत्र, ये जब ऐसे पूरा पदबंध बनाया हुआ है तो किसी आम जो पाठक होता है, जो पठन करने वाला है, उसको एकदम से समझ नहीं आता किस प्रकार के ये वाक्य लिखे हुए हैं। फिर सामान्य पाठक की जो है समझ से ये परे है इस प्रकार की भाषा जो है। कहीं कहीं ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है इसमें जो जानकार पाठकों ने प्रथम बार ही सुने होंगे या पढ़े होंगे, जैसे कि स्पंडिल, कुसुमास्तरण प्रदीप्ति, इस प्रकार के शब्द है। पुष्प स्तबक, भांडरीक, इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया। तो हम कह सकते हैं ये क्लिष्ट शब्द हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में नहीं होते। कई बार साधारण उपन्यास भी लिखे होते हैं जिसमें आम बोलचाल की भाषा होती है और वो हमें आराम से समझ आ जाते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के पुष्प स्तबक, भांडरीक, कुसुमास्तरण प्रदीप्ति, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा तो एक बार को जो है हमें शब्दकोश उठा के देखना पड़ेगा कि उसमें इसका शब्द का क्या अर्थ है। फिर अलंकारिक भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, खूब इसमें इस्तेमाल हुआ है अलंकारों का। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है इसमें, और इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। और आत्मकथा का जो संबंध है वो कवि बाण भट्ट से संबंधित होने के कारण यह संस्कृत निष्ठ और अलंकृत हो गई है भाषा इसकी। तो इस प्रकार का जो भाषा शिल्प है थोड़ा सा कठिन प्रकार का हम कह सकते हैं, क्लिष्ट प्रकार का कह सकते हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रकार का कह सकते हैं, जो कि एक आम पाठक की समझ से परे होता है। तो इसकी कहानी जब आप पढ़ेंगे, उपन्यास को अगर आप पढ़कर देखते हैं तो उसमें आपको काफ़ी कठिनाई आती है बीच बीच में इस उपन्यास को पढ़ने की, परंतु ये अपने आप में माना जाने वाला एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें इतिहास की बात तो की गई है, साथ में कल्पना भी जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो ये इस प्रकार से ये इसकी जो है कहानी थी पूरी। इसकी बीच बीच में बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं, इसमें हमें पता चलता है कि इसमें दो तीन प्रकार के जो है पक्ष हैं, साधु संतों की भी बात की गई है इसमें, ढोंगी पुजारियों की बात की गई है, बौद्ध धर्मावलंबियों की बात की गई है इसमें इस प्रकार से। और नारी की तो बात बहुत है इस उपन्यास में, क्योंकि नारी के सम्मान की रक्षा की बात हो रही है इस उपन्यास में।
तो इस प्रकार से जो कथा का सार था, जो कथा में जो छोटी छोटी बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। इसमें से ही प्रश्न जो है हमारे अधिकतर बन सकते हैं। बाकी जो है कथन आ सकते हैं कि उपन्यास में ये कथन किसने बोला है, तो 3-4 जो इंपॉर्टेंट बाणभट्ट के जो कथन थे वो भी मैंने आपको इसमें उपन्यास में बता दिए हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पे ये वाला उपन्यास हो जाता है बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइए आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उसका जवाब जो है समय पर दे पाऊँ। और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।